निर्भया कांड के बाद हमारे रेप लॉज में बहुत मेजर चेंजेस आए। वो पूरे ओवरहॉल हो गए और बहुत ही स्ट्रिंजेंट बना दिए गए। इसमें बहुत सारे चेंजेस आए, लेकिन इस सब के बाद भी आप मुझे बताओ, क्या रेप्स रुके हैं? न्यूज़पेपर उठाओ और आपको 80 साल से लेकर 8 महीने तक के बच्चों के साथ ये क्राइम होता हुआ मिल जाएगा। छोटे बच्चे से लेकर बड़ा बच्चा उसको कर रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ ये एक इकलौता प्रॉब्लम नहीं है, लॉज इतने स्ट्रिक्ट हो गए हैं और इस स्ट्रिक्टनेस के साथ साथ फेक रेप की प्रॉब्लम्स आ गई हैं। मैन जो है मी टू और मैन टू, ये भी इम्पॉर्टेंट हो गया है। ये बैलेंस बनाना इतना मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि लॉज का मिसयूज़ भी होगा अगर है तो। हमने अब तक कर लिया था रेप की पनिशमेंट भी हमने कर ली थी, जो निर्भया के बाद चेंजेस आए वो भी कर लिए। और ये आपको याद ही होगा कि निर्भया के बाद जो चेंजेस आए हैं वो बीएनएस में नॉर्मली इनकॉर्पोरेट कर दिए गए हैं। तो जितने भी अमेंडमेंट्स थे वो सब बीएनएस का मेजर पार्ट है। ओके, तो अब हमें स्टार्ट करना है इस वाली सीरीज़ में गैंग रेप, और ये हम करेंगे इस वीडियो में सेक्शन 70 से 74। सो आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। और आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं सेक्शन 70 से 74 ऑफ बीएनएस। हम क्राइम की बात कर रहे थे, पहले हमारा लॉ था आईपीएस, सॉरी आईपीएस नहीं, आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। और अब हम कर रहे हैं बीएनएस, जो नया क्रिमिनल लॉ है। और ये जो क्रिमिनल लॉ है, इन दोनों को हम सेक्शन वाइज हर वीडियो में कंपेयर करते हैं और हर सेक्शन के साथ जो जो चेंजेस आए हैं उसको भी देखते हैं। जो सेक्शंस अब सब सेक्शंस हो गए हैं और जो सब सेक्शंस हो गए हैं उसको भी हम डिस्कस करते जा रहे हैं। लेकिन ये मैंने आपको गारंटी दी थी कि मेरी बीएनएस की सीरीज़ के बाद आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे वीडियोस का सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है केस स्टडीज़ और केस लॉज। हर एक सेक्शन के साथ हम उसके रिलेटेड केस स्टडीज़ देखते हैं और इससे क्या फ़ायदा होता है कि आप हर चीज़ को एप्लीकेशन अपनी लाइफ में कर पाते हो। इन लॉ को पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉ का मेन जो कॉन्सेप्ट है वो आपका कोर्ट में होता है, और कोर्ट में केसेस को प्रूव करने के लिए किस तरह से हम फाइट करते हैं उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, केस लॉज। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं, अपने साथ क्या लेकर बैठोगे आप? पेपर और पेन, और इनके साथ आप अपने कलर्स, अपने नोट्स बनाते जाओ। ये बिल्कुल नोट्स के फॉर्म्स में है, टैब्यूलेटेड है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक काम आपका भी है, चैनल को शेयर कर दो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। व्यूज़ आते भी हैं तो सब्सक्रिप्शंस नहीं आ रहे हैं, और कमेंट तो आप करके कुछ बताते ही नहीं हो। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वीडियोस परफेक्ट हो। जो भी इम्प्रूवमेंट इसमें हो सकता है प्लीज़ उनको मेरे को कमेंट में बताओ, जो पॉजिटिव्स हैं वो भी और नेगेटिव्स भी। ओके, सो वेलकम टू लीगोलॉजीज फन, जिसमें हम आज करने जा रहे हैं सेक्शन 70 दैट डील्स विद गैंग रेप। ओके, तो गैंग रेप, सबसे पहले गैंग रेप होता क्या है और ये आईपीसी में कौन सा सेक्शन था? बीएनएस में है सेक्शन 77, जहाँ पे भी स्टार्ट हो रहा है वो आएगा आपका गैंग रेप। ठीक है, और पहले ये था सेक्शन 376 डी। डी आपको दिख रहा है, डी क्यों है? क्योंकि ये सारे अमेंडमेंट्स आए थे सेक्शन 375 और 376 में निर्भया के बाद। लेकिन अब ये जितने भी सब सेक्शंस थे ये अब क्या हो गए हैं, सेक्शंस बन गए हैं। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है आईपीसी के जो सब सेक्शंस थे अब यहाँ पर सेक्शन है। गैंग रेप क्या होता है? जहाँ पर एक विमेन, यहाँ एक विमेन है, इज रेप बाय वन और मोर पर्सन्स, यहाँ पर पर्सन्स है, कंस्टिट्यूटिंग अ ग्रुप। ये समझे हम पहले। इसका मतलब ये क्राइम जो है हो सिर्फ विमेन पर हो सकता है, लेकिन जो परपिट्रेटर है, जो करने वाला है, वो मेन भी हो सकता है और विमेन भी। पर्सन लिखा है, वरना ये भी हो सकता था ना, रेप बाय वन और मोर मेन। मेन नहीं है, पर्सन है। कंस्टिट्यूटिंग अ ग्रुप, अब ग्रुप के लिए अगर आपको याद हो तो हम पहले करते थे सेम इंटेंशंस, कॉमन इंटेंशंस। तो यहाँ पर उसी तरह से हम करेंगे। ग्रुप को कब बनेगा? जब दो लोग मिलकर एक साथ कॉमन इंटेंशन के साथ, इंटेंशन क्या होगा? रेप करना। इंटेंशन के साथ अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। और अगर ऐसा होता है कि कॉमन इंटेंशन के साथ लोग आगे आते हैं और एक से ज़्यादा लोग मिलकर रेप करते हैं, तो हर एक जना ये माना जाएगा कि उसने रेप का ऑफेंस करा है और सबको पनिशमेंट मिलेगी। इज दैट क्लियर? तो अब देखते हैं कि इस रेप में, गैंग रेप में पनिशमेंट क्या है। इसमें रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, जो कि 20 साल से कम नहीं होगा। तो इसमें मिनिमम पनिशमेंट क्या है? 20 ईयर्स। और ये कहाँ तक होती है? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर रिमाइंडर ऑफ पर्सनस नेचुरल लाइफ, मतलब वो जितने भी साल जिंदा है। तो अगर एक 18 साल का आदमी है और वो 58 ईयर्स तक जिंदा रहता है, तो वो 40 ईयर्स तक सिर्फ जेल में रिगरस इम्प्रिजनमेंट में रहेगा, और इसके साथ फाइन तो है ही। लेकिन फाइन के साथ ये हमारी कंडीशन पहले से ही चलती चली आ रही है। फाइन कितना होगा? इतना जो कि वो बंदा दे सके, और दूसरे वो जो है विक्टिम को दिया जाएगा उसके मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए और उसके रिहैबिलिटेशन के लिए, ताकि वो नॉर्मल स्ट्रीम में वापस नॉर्मल आ सके, और विक्टिम को दिया जाएगा। ठीक है, तो आईपीसी का ये सब सेक्शन 375 था। इसके केसेस हम दोनों सेक्शंस को, सब सेक्शंस को पढ़ने के बाद करेंगे। तो फर्स्ट सेक्शन क्या था? गैंग रेप। अब हम सब दूसरे सब सेक्शन पे आते हैं, जिसमें हम बात करें गैंग रेप ऑफ वुमेन अंडर एज ऑफ 18।
ये कब बना था ये लॉ, बता सकते हो आप? अगर बता सकते हो तो इसको मेरे को उसमें बताना कमेंट में। वैसे मैंने वो केस यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, कमेंट बॉक्स में बताना ये कब हुआ था। देखिए, जब किसी भी एक वुमेन, फिर से वुमेन है मैंने बता ही दिया, अंडर द एज ऑफ 18, तो ये जो गैंग रेप था दिस वाज फॉर विमेन ओवर द एज ऑफ 18। अब यहाँ पर है अंडर द एज ऑफ 18 इज रेप्ड बाय वन और मोर पर्सन, यहाँ भी पर्सन है मेल और फीमेल, कंस्टिट्यूटिंग अ ग्रुप, फिर से, और एक्टिंग इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, एक ग्रुप में एक ही ऑब्जेक्टिव के साथ एक ही इंटेंशन के साथ अगर क्राइम करते हैं तो वो सारे माना जाएगा कि उन्होंने ये रेप का ऑफेंस किया है, और उन सबको पनिशमेंट मिलेगी। और पनिशमेंट क्या है? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, या फिर जो भी उसकी नेचुरल लाइफ है पूरा टाइम वो कोर्ट जेल में रहेगा रिगरस इम्प्रिजनमेंट के साथ। फाइन भी है। इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा है जो आप यहाँ पर देखोगे, अगर ये गैंग रेप अंडर द एज ऑफ 18 है तो ये पनिशेबल है विद डेथ, तो यहाँ पर डेथ पेनाल्टी भी है। तो जो भी स्टूडेंट्स है ध्यान रखो, मैंने आपको पहले भी कहा है अपना टेबल बनाइए, टेबल में यहाँ पर लिखो सेक्शन 70, सेक्शन 71, यहाँ पर सेक्शन 72, यहाँ पर आएगा गैंग रेप अंडर 80 डेज, ठीक है, अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज। यहाँ पर पनिशमेंट आएगा, पनिशमेंट क्या है? 20 ईयर्स रिगरस इम्प्रिजनमेंट से लेकर लाइफ, और यहाँ पर है 20 ईयर्स लाइफ प्लस डेथ। ऐसे आपका पूरा एक टेबल बन जाना चाहिए आपकी अपनी कॉपीज़ में। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ केसेस। सबसे पहले मैंने आपको दिया है प्रदीप कुमार वर्सेस यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चंडीगढ़। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? टू ब्रिंग द ऑफेंस ऑफ रेप इन द कैटेगरी ऑफ गैंग रेप, ये ज़रूरी है कि हम ये प्रूव कर पाएँ कि एक से ज़्यादा जनों ने एक साथ एक ही इंटेंशन के साथ रेप कमिट किया, वही जो यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया गया है। और इसमें एक से ज़्यादा लोग एक ही कमीशन के, एक ही डिटरमिन्ड प्लान, मीटिंग ऑफ माइंड्स, मेंस्ट्रिया, इन सब चीज़ों के साथ आए थे। मतलब दो लोग पहले से प्रिपेयर्ड थे, उन दोनों ने सोचा था हमें ये क्राइम करना है, और उसके बाद ये क्राइम हुआ है, तब ये गैंग रेप माना जाएगा। चाहे ये प्लान एकदम सडन बना, चाहे वो दो लोग एकदम से आए, उन्होंने एकदम से बनाया और एकदम से ही एक क्राइम कर दिया, उस केस में भी एक गैंग रेप होगा। लेकिन अगर कोई जना जो है कॉमन इंटेंशन के साथ नहीं है और बाद में आया है तो वो क्रिमिनल नहीं माना जाएगा। जैसे कि इस केस में क्या हुआ था, ये जो एक्यूज है ये उस स्पॉट पर बाद में पहुंचा था, और अगर वो जो बंदा है वो बाद में पहुंचा है तो वो हम गैंग रेप की कैटेगरी में नहीं मानेंगे और उसको पनिश इक्वली क्राइम में नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये था प्रदीप कुमार। अब हम एक और देखते हैं, ये याद है आपको बीपीओ एम्प्लॉय का गैंग रेप, जिसने कैब ड्राइवर्स के ऊपर भी जब जीपीएस और ये सारे उसमें रूल्स बने थे। इसमें क्या था कि कोई भी बीपीओ एम्प्लॉय जो है उसने किडनैप और मर्डर कर दिया था कैब ड्राइवर ने उस अपने फ्रेंड के साथ, नवंबर 2007। और इसी के बाद हर कैब में जीपीएस और ये सारे सिस्टम्स के लिए रूल्स बने थे। और पनिशमेंट क्या हुई थी? उसको पहले तो डेथ दी गई थी, लेकिन उसको डिसाइड करने में ही 9 साल लग गए, और जब तक वो डिसाइड हुआ इतना टाइम लग गया था कि इस डिले के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसकी जो डेथ पेनाल्टी थी उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया था। तो टाइम इतना हो जाता है कि फिर उसकी डेथ पेनाल्टी के अगेंस्ट वो भी ये कहता है कि मैं तो इतने टाइम से सिर्फ वेट ही कर रहा हूँ ना डेथ का, इसलिए मेरी जो पनिशमेंट है वो कम कर दी जाए। ऐसे ही क्या कामधुनी गैंग रेप केस, इसमें जो है 20 साल की एक स्टूडेंट थी जिसके साथ ब्रूटल गैंग रेप हुआ था जून 2013 में। तीनों एक्यूज को पहले कैपिटल पनिशमेंट दिया गया था, उसकी अपील अभी भी चल रही है, कोई एग्जीक्यूशन हुआ नहीं है, और ये भी हो सकता है कि जब तक इनका डिसाइड हो तब तक इनकी भी डेथ पेनाल्टी जो है वो लाइफ में बदल जाए। एक ये इंटरेस्टिंग सा केस है जिसको मैं डिस्कस करना चाह रही थी, यह है निखिल शिवाजी गुलायत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने मिनिमम मैंडेटरी इम्प्रिजनमेंट था नेचुरल लाइफ का, अब जितने साल वो जिंदा रहेगा वो तब तक कोर्ट में ही रहेगा। अब इस जने ने क्या किया है, एक उसने अपील डाली है, उसने ये कहा है कि ये जो नेचुरल लाइफ पूरी जो कोर्ट में बितानी है, इसके अगेंस्ट उसने कहा है कि ये उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 14 और 21 में, राइट टू लाइफ और राइट टू इक्वालिटी, इसमें क्या है कि उसको जो है रिहैबिलिटेशन का चांस नहीं मिलता। इसका मतलब कि एक क्राइम आपने ऐसा कर दिया जिसमें उसे बाकी क्रिमिनल्स के साथ इक्वालिटी नहीं मिल रही है, और जिन लोगों की डेथ सेंटेंस लाइफ के साथ है वो जो है 20, 25, 30 साल है। लेकिन अगर कोई जना मान लीजिए 18 साल का है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर वो 60 ईयर्स तक जिंदा रहता है तो वो सोचो कितने साल जेल में रहेगा। तो ये जो है डिसप्रोपोर्शनेट है फॉर द ऑफेंस। तो अब आप ये मुझे बताओ कि क्या ये सही है? क्राइम तो उसने कर दिया, क्या उसका फंडामेंटल राइट इसमें वायलेट हो रहा है? क्या इसको बदलना चाहिए या नहीं? इन दोनों केसेस को अगर आपको याद हो, हम पहले भी कर चुके हैं। कुलदीप सेनगर और स्टेट ऑफ यूपी, अगर आपको याद हो, ये उन्नाव वाला केस है,
और मोहम्मद अख्तर वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये कौन सा वाला केस है? कथुआ वाला केस, जिसमें 8 साल की लड़की के साथ गैंग रेप हुआ था। ये हम पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं, अगर आपको याद ना हो और आपने देखा ना हो तो उसे मेरे रेप वाले वीडियो में आप देख सकते हो, ठीक है। और उसे देख के ही आप मुझे बताना इन दोनों में से ऐसा कौन सा केस था जिसमें गैंग रेप के ये जो भी हमारे रूल्स बने हैं उसके बाद अमेंड हुए थे, क्लियर। अब हम आते हैं ऐसे ऑफेंडर्स पर जो बार बार रिपीट ऑफेंडर्स हैं। ये है सेक्शन 376E। 376E मतलब ये अमेंडमेंट भी बाद में ऐड हुआ था। ये किसके लिए? हुएवर, कोई भी मेल या फीमेल, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि कन्विक्ट पहले भी हो चुका है फॉर रेप, मतलब 64 सेक्शन 64 में रेप वाले सेक्शन में, और उसे पनिशमेंट 65 और 66, 67, 66 और 70 इनमें से किसी में भी अगर उसका कन्विक्शन पहले हो चुका है और दोबारा से वो इसी सेक्शन में आया है तो उसे क्या पनिशमेंट मिलेगा? उसे पनिशमेंट फिर से मिलेगा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, जिसका मतलब है वो अपनी पूरी नेचुरल लाइफ जेल में बिताएगा। अभी हमने पिछला वाला केस भी करा था ना, मतलब एक्यूज्ड हैं उनका भी अपना स्टैंड है, और यही मैंने शुरू में बताया, इसको बैलेंस को बिठाना बहुत मुश्किल हो जाता है, या डेथ, बस यही दो चॉइस हैं जज के पास, वो इसके अलावा कोई पनिशमेंट नहीं दे सकता। और ये कब आया था? ये आया था मेनली 2013 90s तक, 1990s तक ऐसा कोई भी रूल नहीं था जिसमें रिपीट ऑफेंडर्स या इस तरह का हम डील करते, ये सारे रूल्स बाद में आए हैं। तो ये 2013 में मुंबई गैंग रेप जो शक्ति मिल कांड हुआ था ना, जिसमें 22 ईयर की फोटो जर्नलिस्ट की डेथ भी हो गई थी, उसको मर्डर कर दिया गया था। इसमें 5 लोग थे और एक जुवेनाइल भी था। इन सबको डेथ पेनाल्टी दी गई थी पहले, और बाद में ये पता चला था कि एक टेलीफोन ऑपरेटर ने बताया था कि उसी जगह, मतलब उसी शक्ति मिल्स में उसके साथ भी कुछ दिन पहले रेप हुआ था। तो यहाँ से किस्सा उठा था रिपीट ऑफेंडर्स का, और रिपीट ऑफेंडर्स के लिए इसलिए नई पनिशमेंट आई थी जिसमें सिर्फ 2 पनिशमेंट्स हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ, क्लियर। अब हम आते हैं अपने अगले सेक्शन पर जो है सेक्शन 72। सेक्शन 72 किससे डील करता है हमारा? सेक्शन 72 डील करता है डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम्स, जिसमें ये कहा गया है कि रेप की जो भी विक्टिम्स हैं उनका नाम कहीं भी पब्लिश नहीं होगा, पब्लिक में नहीं लाया जाएगा। और ये कहाँ पर था? आईपीसी के सेक्शन 228A में। ऐसा भी कोई लॉ 1990s तक नहीं था, ये भी बाद में आया है। और देखो ये है 228A, हम अभी पहले कर रहे थे 376, 377। इसीलिए आईपीसी में क्या था, ये सारे जितने भी हमारे सेक्शंस और सब सेक्शंस थे पूरे आईपीसी में स्कैटर्ड थे। यहाँ पर बीएनएस में सबसे अच्छा काम यही हुआ है कि हमारे सारे जो विमेन रिलेटेड लॉज हैं वो चैप्टर 5 में, ओके। तो डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम्स, ये किसके लिए? कोई भी मेल फीमेल, जहाँ भी हु आएगा वो मेल फीमेल सबके लिए, तीनों जेंडर्स के लिए, 2 नहीं 3 जेंडर्स के लिए। प्रिंट या पब्लिश करता है किसी भी ऐसी लेडी का नाम, किसी भी ऐसे विक्टिम का नाम बताता है जो कि ऐसे ऑफेंसेस 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71 की विक्टिम है, अगर वो उसका नाम बताता है तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगा? कोई भी ऐसा पनिशमेंट जो 2 साल तक का हो सकता है प्लस फाइन। तो अब देखो सेक्शन 72 ये किस लिए है? डिस्क्लोजर ऑफ नेम, और इसमें फाइन पेनाल्टी कितनी है? 2 years प्लस फाइन। तो अपनी टेबल में जो हमने टेबल बनाया था उसमें ये आगे आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। अब इसमें एक्सेप्शंस भी हैं, ये तो नहीं है कि कोई भी जना नाम ही नहीं लेगा, अगर कोर्ट में एक केस आए तो क्या कोई नाम नहीं लेगा? तो नथिंग इन सबसेक्शन 1 एक्सटेंड्स टू एनी प्रिंटिंग या पब्लिकेशन मैटर जो कि विच में मेक नोन द आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम। अगर वो पब्लिकेशन कब है, एक्सेप्शंस क्या क्या हैं इसके? अगर जो है ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन का या फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसका नाम गुड फेथ में ऑफिसर को बता के देता है, क्लियर। तो अगर कोई जना ऑर्डर दे रहा है, वो ऑर्डर कौन है? कोई भी जना इसको ऑर्डर नहीं दे सकता, जो जना उस केस को डील कर रहा है, अगर वो किसी भी वजह से ऑर्डर में गुड फेथ में इन्वेस्टिगेशन के दौरान नाम बता देता है तो ये क्राइम नहीं होगा। दूसरा, अगर जो विक्टिम है उसने रिटन में ऑथराइज करा है कि उसका नाम लिया जा सके, जैसे अभी कोलकाता का केस है उसमें भी हमें नाम पता चल गया है। तो अगर विक्टिम या अगर विक्टिम डेड है तो या अनसाउंड माइंड का है, तो ऐसे में जो भी उसके नियरेस्ट किन है, किन मतलब जो भी फैमिली है, अगर वो रिटन में ऑथराइज करती है तो फिर उसका नाम छापा जा सकता है, क्लियर। प्रोवाइडेड, और अब ये क्यों हो रहा है ऑथराइज कर सकते हैं? क्योंकि सब यही सोचते हैं कि वो तो खुद ही विक्टिम है ना लड़की, अब विक्टिम होने के बाद भी सारी प्रॉब्लम्स उसी की है, नाम भी उसी का नहीं लेना, तो कई लोग इसमें आगे बढ़कर आते हैं और अपना नाम बता भी देते हैं। प्रोवाइडेड क्या है? जो भी ऑथराइज किया गया है वो चेयरमैन या सेक्रेटरी किसी वेलफेयर इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन को देगा। मतलब ये अथॉरिटी किसको देगा? वो ऑथराइजेशन लेटर जो हेड है उसको देगा, ये नहीं है कि उसने किसी को भी दे दिया। तो जिस वेलफेयर इंस्टीट्यूशन में या उनके रिहैबिलिटेशन का जो भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, जो उसको
जो उसका नाम बताएगा उसको ही देगा और किसी को नहीं, मतलब हाईएस्ट अथॉरिटी को। इसका एक्सप्लेनेशन भी एक दिया गया है, देख लेते हैं क्या लिखा है। रिकॉग्नाइज वेलफेयर इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन जो ऊपर लिखा है, इसका क्या मतलब है, कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, इसमें कोई भी एनजीओ या फिर कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिहेबिलिटेशन या फिर वेलफेयर के लिए चलाई हो। अब यहाँ पर एक चीज़ इसमें बदली गई है, उसको देख लेते हैं, जो कि आईपीसी में सेक्शन 228 में थी, उसमें वर्ड माइनर था और यहाँ पर क्या है, चाइल्ड, यहाँ पर चाइल्ड है, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब हम एक दो इसके भी केसेस देख लेते हैं। स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस पुट्टराजा, इसमें क्या हुआ था, इन व्यू ऑफ सोशल ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिवेंटिंग, ये क्यों डाला गया था केस, क्योंकि जो लड़की है उसी का विक्टिमाइजेशन हो जाता है, ऑस्ट्रिसिज्म हो जाता है, लोग उसी के ऊपर उंगलियां उठाने लगते हैं, और इसी वजह से अप्रोप्रिएट ये होगा कि ऐसे जजेस में जो विक्टिम है उसका नाम ना लिया जाए, ठीक है। और एक और चीज़ है कि केरला हाई कोर्ट ने भी कहा था कि कोई भी मजिस्ट्रेट, अगर मान लो कोई केस लड़ रहा है, कोई मजिस्ट्रेट है, अगर वो जो है किसी विक्टिम का नाम ले ले गलती से भी, कई बार निकल जाता है, तो क्या उसको पनिशमेंट मिलेगा, नहीं, तो उसको जो है इस केस में एक्सेप्शन में माना जाएगा और उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। उसके बाद एक अंजू वर्गीज वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का भी केस आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर से यही कहा था कि विक्टिम को दोबारा बार बार, जितनी भी बार उसका नाम आता है, वो बार बार जो है लोग उसको विक्टिमाइज करते हैं, उसके लिए बोलते हैं, तो उसका नाम कहीं भी बार बार नहीं आएगा। और निर्भया केस के बाद तो ये बहुत ही क्लियर हो गया है कि बिना नाम बताए भी हम हर केस को लड़ सकते हैं और उसका इम्पैक्ट उतना ही स्ट्रॉन्ग पूरी सोसाइटी में हो सकता है। निर्भया का नाम आपको याद ना भी हो, तब भी निर्भया के नाम से ही कितना बड़ा हम उसको याद रख सकते हैं और एक्शन भी हो सकता है। यहाँ पर भी कहा था सूर्यवनी रेप केस में कि केरला हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था, अगर एक डीजीपी ने विक्टिम की आइडेंटिटी बता दी थी बिना परमिशन के, तो केरला हाई कोर्ट ने उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवाई थी, और इसी से पता चलता है कि बिना परमिशन आप उसका नाम नहीं ले सकते। क्लियर। ये एक और देख लेते हैं कि प्रिंटिंग और पब्लिशिंग ऑफ एनी मैटर रिलेटिंग टू कोर्ट प्रोसीडिंग्स विदाउट परमिशन, मतलब कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं बिना परमिशन के आप उसे छाप सकते हो या नहीं, ये है सेक्शन 73 ऑफ बीएनएस। और आईपीसी का ये सेक्शन था 228A सब सेक्शन 3। अब इसमें क्या है, एनी मैन हु को रिप्लेस कर दिया है हु एवर। तो पहले क्या था, मैन था, जेंडर सेंसिटिव था, उसमें सिर्फ मैन को परमिशन थी, मतलब सिर्फ वही क्रिमिनल हो सकता था, ऑफेंस कर सकता था। यहाँ पर इट इज हुसोएवर। तो हुसोएवर प्रिंट्स और पब्लिशेस एनी मैटर इन रिलेटेड टू प्रोसीडिंग्स बिटवीन बिफोर अ कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू एन ऑफेंस रेफर्ड टू सेक्शन 72। तो अभी हम 72 में हमने जिसकी भी बात करी, मतलब गैंगरेप की हम बात कर रहे थे ना, और गैंगरेप के बाद हमने बात करी थी उसके जो विक्टिम्स हैं उनका नाम लेने की, रेप के जितने भी केसेस हैं 63 से लेकर आगे तक, अगर कोई उनका नाम छाप देता है बिना कोर्ट की परमिशन के, तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी, 2 years और फाइन। हमने अभी ये पहले भी करा है और यहाँ भी हम दोबारा कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन क्या, प्रिंटिंग या पब्लिशिंग हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जजमेंट जब तक कि उनकी परमिशन ना हो तब तक इस सेक्शन के अंडर आप छाप नहीं सकते, और अगर छापेंगे तो उसमें 2 years की पनिशमेंट है। आज के लिए हमारा ये लास्ट सेक्शन है, सेक्शन 74, जो था आईपीसी का सेक्शन 354। ये मेन 3 से 54 सेक्शन है। ये किससे डील करता है, असॉल्ट, क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट अगेंस्ट विमेन। अभी तक हम सेक्सुअल क्राइम्स कर रहे थे, अब हम आते हैं क्रिमिनल फोर्स। तो ये कैसे डील करेगा, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू विमेन टू आउटरेज हर मॉडेस्टी। यहाँ पर ये जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ये आउटरेज हर मॉडेस्टी, सिर्फ क्रिमिनल फोर्स नहीं, अगर क्रिमिनल फोर्स है तो ह्यूमन बॉडी में ये आगे बहुत जगह कवर होगा। यहाँ पर किस केस में आ रहा है, आउटरेज हर मॉडेस्टी, इसलिए ये विमेन के अगेंस्ट है और मैन के अगेंस्ट नहीं है। तो इसे कर कौन सकता है, हु, कोई भी कर सकता है, हुएवर है ना, मतलब मैं तीनों जेंडर्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तीनों जेंडर्स इसे कर सकते हैं, लेकिन किस पर, असॉल्ट और यूजेस क्रिमिनल फोर्स टू एनी वुमेन। होगा ये सिर्फ वुमेन पर, क्योंकि हम मॉडेस्टी की बात कर रहे हैं। और उसका इंटेंशन क्या है, इंटेंशन है आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ द वुमेन, और ये जानते बूझते, गलती से नहीं, कोई भी अगर जानते हुए उसकी मॉडेस्टी को आउटरीच कर रहा है तो यहाँ पर वो क्राइम होगा। और इसकी पनिशमेंट क्या है, उसकी पनिशमेंट कम से कम 1 साल, और ये पनिशमेंट 5 साल तक भी जा सकती है, और इसके साथ फाइन। क्लियर। तो अब आपका टेबल क्या बनेगा, सेक्शन 74 क्रिमिनल फोर्स, मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन, इसकी पनिशमेंट कितनी है बताओ, 1 to 5 years प्लस फाइन। और आईपीसी का ये कौन सा सेक्शन था, सेक्शन 354। अब इसके एसेंशियल्स भी देख लेते हैं। इसके एसेंशियल्स क्या हैं कि जो जिसके ऊपर ये क्राइम हुआ है वो वुमेन होनी चाहिए, एक्यूज जो है उसने कोई ना कोई क्रिमिनल फोर्स उसके ऊपर लगाया हुआ होना चाहिए। ये क्रिमिनल फोर्स कोई भी क्रिमिनल फोर्स नहीं है, ये नहीं है कि मैंने उस लेडी को मार दिया,
इसके साथ साथ उसकी आउटरीच और मॉडेस्टी, उसकी इज्जत या उसकी मॉडेस्टी, उसके ऊपर ज़रूर कोई ना कोई प्रहार होना चाहिए, और यही उसका इंटेंशन होना चाहिए, गलती से नहीं। अगर मैंने गलती से किसी को कोई एब्यूजिव वर्ड बोल दिया तब नहीं काउंट होगा, जानते बूझते बोला उसकी इंसल्ट करने के लिए तब वो इस सेक्शन में काउंट होगा। ओके, तो ये है सेक्शन 354। इसके अभी हम बहुत सारे सब सेक्शंस पढ़ेंगे, ए बी सी डी और ई, लेकिन ये हम करेंगे अगले वीडियो में। यहाँ पर हम इससे रिलेटेड कुछ केसेस देखेंगे। पहले सबसे पहला केस है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस मेजर सिंह। ये एक इम्पॉर्टेंट केस है और ये बहुत जगह आगे भी जो हम सब सेक्शंस करेंगे उसमें भी ये काउंट होगा। इसमें क्या है, इस केस ने ये क्लैरिफाई किया था, ये बहुत पुराना केस है, देखो 1967, जब विमेन के बारे में इतनी अवेयरनेस थी नहीं, अगर थोड़ा सा हाथ पाथ लग गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, पहले ये मानते थे। तो इसमें भी यही कहा गया था, गलती से अगर किसी विमेन की कमर पर हाथ लग गया है तो ये 354 के अंडर कवर नहीं होता। और क्यों? क्योंकि इसमें आउटरीच ऑफ मॉडेस्टी नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप देखो, अगर गलती से लगा है तो नहीं है, जानते बूझते अगर लगा है तो आज की डेट में वो क्राइम होगा, गलती से लगा है तो नहीं। ठीक है, तो ये इसका पहला केस है। दूसरा केस देखते हैं कौन सा आ रहा है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मधुकर नारायण मार्दिकर। ये भी एक इंपॉर्टेंट केस है, यह है 1991 का केस, सुप्रीम कोर्ट का। इसने बताया था कि आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा एक्ट होना चाहिए जिसका नेचर, उसका नेचर और उसकी जो एक्ट हुआ है ना, उसी से ये डिसाइड हो पाएगा कि उसकी मॉडेस्टी ऑफ वुमेन पे प्रहार हुआ है या नहीं। ये आप केस टू केस डिफर करेगा, और ये डिसाइड कौन करता है? ये जज डिसाइड करेगा, और यही हमें कोर्ट में प्रूव करना है। जो क्रिमिनल होगा वो ये प्रूव करना चाहेगा कि ये मॉडेस्टी के ऊपर उसने सिंपली ये गलती से बोल दिया, और जो प्रोसिक्यूशन होगा वो ये प्रूव करना चाहेगा कि ये गलती से नहीं किया गया, ये जानते पूछते किया गया। इसीलिए हम केसेस को करते हैं, ताकि ये समझ पाएँ आप कि केसेस को प्रेजेंट कैसे करते हैं। पढ़ के लिखना आसान है, लेकिन इसको अपनी लाइफ में यूज़ करना सबसे मुश्किल है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था जिसने यहाँ पर सबसे ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट की, ये थी रूपन देओल बजाज वर्सेस KPS गिल। अगर आपको याद हो, पंजाब का केस था ये, बहुत ही, दोनों ही IAS ऑफिसर्स का, IAS और IPS ऑफिसर्स का केस था। इसको बट स्लैपिंग केस कहा जाता है, और सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था कि KPS गिल जो एक सीनियर पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने अनवेलकम एडवांसेस शो करे थे KPS देओल बजाज, जो खुद एक सीनियर IAS ऑफिसर थी। मतलब आप देखो यार, IAS और IPS ऑफिसर्स के साथ भी ऐसा हो रहा है तो जनता का क्या ही होगा। और इसमें कोर्ट ने एम्फेसाइज किया था, इसलिए विमेन की डिग्निटी को सोशल और प्रोफेशनल कंटेक्स्ट में बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। और KPS गिल इतने सीनियर IPS ऑफिसर को पनिशमेंट मिला था, किया क्या था, उसके बट पे स्लैप करा था। और उन्होंने कहा था, इनका स्टैंड क्या था कि एक फ्रेंडली सा जेस्चर था, लेकिन रूपन देओल बजाज ये प्रूव कर पाई थी कि ये फ्रेंडली एक्ट नहीं होता। तो बस आपको यही प्रूव करना होता है। अगला एक केस आया था स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस मांगूराम, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये फोर्स किया था, कहा था कि फोर्सफुली किसी भी वुमेन के क्लोथ्स को पुल करना या खींचना ये भी असॉल्ट है, और कपड़े खींचना ऑब्वियसली ये उसकी मॉडेस्टी पर हर्ट करेगा, और IPC के सेक्शन 354 के अंदर ये ऑफेंस माना जाएगा। एक केस और ले लेते हैं, या हो गए सारे, एक बार देखें। हाँ, मैं कह रही हूँ ना, एक और बचा, राम आश्रय वर्सेस स्टेट ऑफ UP। ये अभी लेटेस्ट केस है जिसमें कि अक्यूज ने क्या कहा था, वो कोर्ट के बाहर आया था और उसने ये कहा था कि जो लड़की है उसने उसको मार के वो भाग रही थी, और उसका कोई इंटेंशन नहीं था कि वो उस लड़की को हर्ट करे या उसके साथ कोई सेक्सुअल एक्ट करे। और इसीलिए कोर्ट ने ये माना था कि इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी है, और अगर इंटेंशन है सेक्सुअल एक्ट का तो फिर वो क्रिमिनल फोर्स आउटरीच और मॉडेस्टी में आएगा, और अगर इंटेंशन नहीं है तो फिर वो इसमें नहीं आएगा। अब क्योंकि उसका कोई इंटेंशन नहीं था सेक्सुअल इंटरकोर्स का, इसलिए वो 376 में नहीं आया। 376 में आता तो उसे रेप की पनिशमेंट मिलती। वो ये प्रूव कर पाया कि वो जो लड़की थी वो उसे मार के भाग रही थी, और इसलिए बदले में उसने ये काम किया। तो ये किस में आएगा फिर? क्रिमिनल फोर्स टू अ वुमेन टू आउटरीच हर मॉडेस्टी। तो उसको इसके अंडर पनिशमेंट मिली और रेप के अंडर नहीं मिली थी। चलिए, अब एक लास्ट टाइम टू थिंक। इसमें आपको मैंने 2 स्टेटमेंट्स दिए, अब आप मुझे बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि अ वुमन असॉल्टेड एंड आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ बी अ मैन, ए शैल नॉट बी लाइकली टू बी पनिश्ड अंडर दिस सेक्शन। मतलब अगर ए जो है एक औरत है और उसने बी के साथ कुछ गलत काम किया है तो क्या उसको पनिशमेंट मिलेगी? शी विल नॉट बी लायबल। या फिर दूसरा है कि ए जो है वो वुमेन है और उसने बी की मॉडेस्टी को हर्ट किया, आउटरीच किया है, और बी जो है एक वुमेन है, तो ए को पनिशमेंट मिलेगा या नहीं। 2 केसेस हैं, एक में ए जो है विमेन है और एक में ए जो है, ये दोनों परपिट्रेटर्स हैं, और एक में बी जो है वो मैन है और दूसरे में बी जो है वुमेन है।
तो अब इसमें बताओ ओनली ए इज़ करेक्ट, बी इज़ करेक्ट, बोथ आर करेक्ट या नन ऑफ देम इज़ करेक्ट। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बोथ द स्टेटमेंट क्यों है? क्योंकि अगर बी मैन है, हमने ये करा ना आउटरेज ऑफ मॉडेस्टी, ये सिर्फ विमेन के साथ हो सकता है, तो ये लायबल नहीं है। और अगर विमेन है तो ये लायबल है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, सॉरी यहाँ पर नॉट बी लायबल नहीं आएगा, शैल बी लायबल। और अगर यही इसी तरह से दिए हैं तो फिर सिर्फ स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ये आंसर गलत है, सिर्फ स्टेटमेंट 1 है। अगर ए वुमेन है और बी भी वुमेन है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। क्लियर? तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। कमेंट्स पे प्लीज़ ये ज़रूर बताना कि क्या इंप्रूवमेंट मैं इसमें कर